बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दो बातें जो अभी जन सुराज में हम लोग कर रहे हैं, दो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक जो बिहार बदलाव यात्रा है, जिसके तहत मैं अभी छपरा से मांझी एकमा से चल के सिवान आया हूँ और यहाँ पर कुछ दिन अभी ये कार्यक्रम आज और कल और चलेगा। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है कि जेपी के धरती से सीता दियारा से जब इस चीज को हम लोगों ने शुरू करने के पीछे सोच ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से करीब करीब 5000 गांवों में जाकर हम लोगों ने स्वराज के विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना के बारे में लोगों को बताया। लेकिन अब जब ये दल बन गया है तो अभी कोशिश ये है कि बिहार की जनता को ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनके जीवन का ये निर्णायक क्षण है। आज से करीब 50 साल पहले जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, इसी बिहार की धरती से कही थी। उस नारे के बाद, उस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्से में सत्ता का परिवर्तन हुआ, कई जगह पर व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां था वहीं रह गया। तो उस बात को फिर से जनमानस के बीच में ले जाने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो उनके सामने एक नया, ईमानदार और सशक्त विकल्प के तौर पर जन सुराज है। अगर वो इस बार जगे, जाति पाति से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर अपने बच्चों की चिंता करें, बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार के लिए अगर वो उठ करते हैं, तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है और जेपी के 50 साल पुराने सपने को पूरा किया जा सकता है। इसी के तहत मैं बिहार बदलाव यात्रा कर रहा हूँ। बदलाव इसलिए भी क्योंकि पदयात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जो शब्द लोगों से मैंने सुना वो यही शब्द था, बदलाव। बिहार में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी पृष्ठभूमि का हो, बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। लोग यहाँ के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग यहाँ के जाति की व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। ये संभव है कि जितने लोग बदलाव चाहते हैं वो सब जनसुराज के समर्थक न हो, लेकिन बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। ये बात मैंने पदयात्रा में सुनी, देखी, इसीलिए इस पूरी यात्रा, इस पूरे प्रयास का नाम बिहार बदलाव यात्रा है। ये काम मैं अपने साथियों के साथ यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जनसुराज का परिवार बहुत बड़ा है। मैं सिवान में हूँ, लेकिन पूरे देश राज्य में जनसुराज के साथी हैं। वो अभी एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर। ये जो हस्ताक्षर अभियान है, जिसमें जनसुराज के साथियों ने, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगले 2 महीने में 1 करोड़ परिवार से जाकर 3 विषयों पर उनका हस्ताक्षर, उनकी सहमति ली जाएगी और फिर उस हस्ताक्षर पत्र के साथ हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री और महामहिम से मिलेंगे, वहां से भी बात नहीं बनी तो मानसून सत्र में, आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। ये हस्ताक्षर 3 बातों पर लिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, जातीय जनगणना जब हुई उसके बाद नवंबर 2023 में नीतीश कुमार ने विधानसभा में और अपने ट्वीट के जरिए ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख बिहार के परिवार को 2 लाख रुपया प्रति परिवार सहायता राशि दी जाएगी। जहां तक हम लोग की समझ है, अभी तक किसी भी एक भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तो बदलाव के हस्ताक्षर का पहला मुख्य बिंदु ये है कि जातीय जनगणना के बाद किए गए 2 लाख रुपए प्रति परिवार देने की, सहायता राशि देने के वादे को कब पूरा कीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है, 2008 से नीतीश कुमार जी की सरकार ने दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए देने का वादा किया है। ये योजना चल रही है 2008 से और कुल 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए था घर बनाने के लिए। सरकारी आंकड़े के हिसाब से अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये 3 डिसमिल जमीन मिली है। सिवान भी उससे अछूता नहीं है और इसमें भी 2,34,000 जिन लोगों को पिछले 15 साल में जमीन मिली,
इसमें भी प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग का जो रिपोर्ट बता रहा है 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ जमीन कागज पर ही मिली, अभी तक उनको पोजेशन उसका नहीं मिला। तीसरी बात, जो भूमि सर्वे हो रहा है पिछले 4-5 वर्षों से, आप देख रहे हैं कि लैंड डिजिटाइजेशन और भूमि सर्वे के नाम पर बड़े पैमाने पर समाज में लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनसे धन की उगाही की जा रही है। हजारों करोड़ रुपए लोग दाखिल खारिज के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर लोग मजबूर हैं अधिकारियों को देने के लिए। ये सब किया क्यों जा रहा है कि लैंड का डिजिटाइजेशन होगा। सरकार का भी रिपोर्ट आया है, फरवरी महीने तक 4 वर्षों तक इस लूट के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही सर्वे और लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया गया है। तो इन तीनों विषयों को लेकर जन सुराज के साथी पूरे बिहार में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनका हस्ताक्षर ले रहे हैं। इसकी शुरुआत मैंने खुद से नीतीश जी के गांव कल्याण बिघा से की। उस पंचायत में हम लोग गए, वहां पर लोगों से सिग्नेचर लिया। नीतीश जी के अपने पंचायत में नालंदा में लोगों ने इस तीनों बात की ताकीद की कि उनको अभी तक 2 लाख रुपए नहीं मिले हैं। ज्यादातर भूमिहीनों को 3 डिसमिल घर जमान बनाने के लिए जगह नहीं मिली है। और कोई भी व्यक्ति हो बिहार में, अगर उसके पास जमीन है तो जमीन संबंधित मामलों में उसको घूस देना पड़ रहा है। आपने मीडिया के जरिए ये भी देखा होगा कि नीतीश जी के अपने पंचायत में कल्याण बिघा में जब हम लोगों ने जाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। ये दिखाता है कि बाकी बिहार की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के अपने गांव में भी इन 3 विषयों को लेकर ये स्पष्ट है कि लोगों को ये लाभ नहीं मिला है, या भ्रष्टाचार से जिस तरह पूरे बिहार में लोग परेशान हैं, वैसे कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के अपने गोतिया भाई जातीय लोग भी उतने ही त्रस्त हैं। तो ये 2 बिंदु है जिसकी मैं जानकारी देना चाहता था। बाकी अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। सवाल आप मुझसे भी कर सकते हैं, और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं जो सिवान और सिवान की स्थिति के बारे में, जन सुराज के बारे में मेरे से बेहतर समझ रखते हैं, आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान में क्या समस्या देखने को मिली? जब पद यात्रा यहाँ पर किए 50 दिन, तब यहाँ प्रखंड पंचायत बार आपको बताया है, तब आप पत्रकारिता शायद कर नहीं रहे थे, या कर रहे थे तो सो रहे होंगे। भैया सिवान में भी वही समस्या है जो पूरे बिहार में समस्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, तीसरी सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है, और बाकी अगर पंचायत और प्रखंड वाइज क्या समस्या है, कहाँ जल जमाव है, कहाँ नहरों में पानी नहीं आ रहा है, ये जानना है तो उसके लिए आप हमारे साथ चलिए, या हम लोगों ने जो पंचायत प्रखंड वाइज रिपोर्ट जारी किया उसको पढ़िए, पढ़ कर आइए और बताइए कि सर आपने यहाँ बताया है कि नहर से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन नहर में पानी आ रहा है। खाली पहले से आकर झूठ मूठ कर ये सवाल करना, सिवान में क्या समस्या है, क्या समस्या है आपको नहीं पता है। आप पत्रकार वार्ता, आप प्रेस वार्ता में आए हैं तो कुछ तैयारी करके आइए। सिर्फ वो सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है जिसका जवाब सैकड़ों बार दिया जा चुका है। सर, आप समस्या की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में समस्या है, और एनडीए के लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का दौरा है, कल परसों वो बिहार में ही रहेंगे और 20 जून को भी आएंगे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत 2 बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, जब सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा
कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है, कहाँ आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला, छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करें, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करें। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज प्रशांत किशोर हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। सर, पलायन रोकने के लिए आपके पास क्या कुछ व्यवस्था है, जरा इसको बताएं सर। सर, आप बिहार दौरा से ये बदलाव यात्रा पे निकले हो, बिहार की हालत यह है कि पटना का आपने देखा होगा कि सरेआम गोलियां चल रही, लोगों की हत्याएं हो रही। बक्सर में कई लोगों की, उसी जनसंहार का कई लोगों की हत्या हो, और लगातार पूरे बिहार का यही हाल है। लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद भी कह रहे हैं कि कहीं क्या है, कहीं कुछ दिखाए, उनको आखिर कौन दिखाए? अभी कल भी गोली चली है छपरा में, एक वहाँ के पूर्व मेयर के प्रत्याशी को गोली मार दी, दो लोग, वो साथी हम लोग के साथ कुछ जुड़े हुए भी थे। मुझे याद है मैं जब छपरा में पदयात्रा कर रहा था तो उन्होंने रोटरी क्लब की एक बैठक भी, रोटरी क्लब के सदस्यों की एक बैठक भी हमारे साथ कराई थी। कल रात में भी मेरी बात भी पता चला, गोली मार दिया गया 2 लोगों को। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी डेड बॉडी आई नहीं। आपने कहा नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है नीतीश कुमार कुछ कह भी रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ कहना और सुनना कई महीनों से छोड़ दिया है। कोई प्रेस वार्ता नहीं की है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कहे या करे।
तो सर नीतीश कुमार से कुर्सी पर, बिहार को चला कौन रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 4-5 उनके मंत्री, जिसका नाम मैंने रखा है उगाही मंत्री, 4-5 मंत्री और 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यही लोग मिलकर पूरी बिहार के सरकार को चला रहे हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य इन 4-5-7 लोगों के हाथ में है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता है कि चला कौन रहा है। आपने ठीक सवाल पूछा, कोई नहीं जान रहा है कि भाई निर्णय कौन ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो निर्णय ले सके। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ, निर्णय लेने की बात छोड़िए, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने साथी मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं बता सकते हैं। आप लोग जरा समझिए, ये कितनी त्रासद बात है। बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा, अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपको सिपाही बनना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है नीतीश कुमार, और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। उड़ीसा में आप लोगों ने देखा होगा, पटनायक साहब थे, एक सभा में उनका कांपता हुआ हाथ का वीडियो आया। 30 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे पटनायक साहब को उड़ीसा की जनता ने हटा दिया। इसलिए नहीं कि उनको वो प्यार नहीं करती, इसलिए कि जब आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और तो आपको खुद ही पद छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया जनता हटाएगी, क्योंकि मानसिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर काम करने के लिए फिट नहीं है, वो 13 करोड़ लोगों का मुखिया कैसे हो सकता है। और अगर रहेगा तो जो बात आप बता रहे हैं, जो गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है, अधिकारी जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखने वाला, ऊपर इसका मालिक मुखिया कोई नहीं है, जिसको जनता ने चुन कर बैठाया है, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति वो है नहीं, तो जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इसका जो मना रहा है वो कर रहा है। सर आप कह रहे हैं पलायन की व्यवस्था पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार के लिए। चलिए, आप लोग मान तो रहे हैं कि पलायन समस्या है, क्योंकि जनसुराज से पहले, प्रशांत किशोर के आने से पहले तो पलायन पर बिहार के नेताओं का बयान आप देख लीजिए, यही रहा है कि बिहार के बच्चे अगर दिल्ली में न रहें, बॉम्बे न रहें, पंजाब न जाएं, तो वहां की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ये पहली बात है, जबकि 3 साल पहले मैंने, जनसुराज ने ये बात उठाई कि आपके हमारे बच्चे दिल्ली बॉम्बे में जाकर सब्जी का ठेला लगाते हैं या साफ सफाई का काम करते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं, ये कोई शान की बात नहीं है। देखिए, कोई भी काम करने में कोई शिकायत नहीं है, काम सब अच्छा है, लेकिन जो लोग मजबूरी में, बिहार के बच्चे जाकर अगर बॉम्बे में सब्जी बेच रहे हैं, या वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं, या वहां पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पंजाब के खेतों में जाकर मजदूर का काम कर रहे हैं, ये शान और गौरव की बात नहीं है। आप नीतीश कुमार का बयान देखिए, लालू जी का, तेजस्वी का बयान देखिए, ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि बिहारियों की हर जगह डिमांड है। मेरे भाई, बिहारियों की हर जगह डिमांड नहीं है, हम लोग के बच्चे मजबूरी में जाते रहे हैं, और पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब हम लोग यहाँ पर सब्जी उगाते और रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली जाती, और तब हम लोग कहते कि अगर हम लोग से उलझोगे तो तुम्हारा खाना पीना दाना बंद कर देंगे। तो पलायन की बात उठाई है हम लोगों ने, क्योंकि गांव-गांव में जाकर देखा इसका आर्थिक, सामाजिक कितना बड़ा इसका नुकसान है। आप जरा इसको दूसरे तरह से समझिए, मध्यम वर्गीय परिवारों में किसी का पति 10-15 दिन बाहर चला जाता है तो लोग कहते हैं भैया 10 दिन से उनका पति बाहर है। बिहार के ज्यादातर परिवार में महिलाओं की ये नियति बन गई है कि उनके जो पति हैं वो कमाने के लिए जीवन भर बाहर ही रहेंगे। घर में जो भी युवा है वो जीवन भर बाहर ही रहेगा। कोई छठ में, ईद में, शादी ब्याह में घर आता है, बाकी 12 में 10 महीने वो बाहर रहता है। जब तक शरीर में लोगों के यहाँ दम है तब तक वो मजदूरी करता है। 60-65 वर्ष का हो जाएगा तो बूढ़ा जब हो जाएगा, मजदूरी नहीं कर सकता है तो गांव आता है, और फिर उसके परिवार का जो सबसे नया लड़का है, 16 साल का, 18 साल का, वो लड़का ट्रेन में फिर मजदूर बनकर जाता है। ये पीढ़ियों से बात चलती आ रही है, ये रुकना चाहिए। पलायन का दर्द सबसे बड़ा दर्द है, इसलिए जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया है। सिर्फ मुद्दे को उठाया नहीं है, इसका पूरा प्लान दिया है कि कैसे 1 साल में
50 लाख से ज्यादा बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों को वापस लाकर यहीं पर रोजगार दिया जा सकता है। कल भी अभी सिवान में 15 मिनट तक मैंने इसको समझाया है। एक लाइन में आपको बता दूं, जन सुराज का जो मॉडल है कि जिस दिन बिहार से पूंजी का पलायन रुकेगा, उसके बाद बुद्धि का पलायन रुकेगा, बुद्धि का पलायन, पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। बिहार से हर साल सिर्फ लाखों बच्चे मजदूर बनकर नहीं जा रहे, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजी का पलायन हो रहा है, जो बैंकों के जरिए हम लोग का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। वो जब रुकेगा तो जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर रोजी रोजगार की नई नई व्यवस्था शुरू करेंगे और उससे यहाँ पर श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। 1 साल में, जन सुराज का वादा है, 1 साल में किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में, अंडरलाइन कर रहे हैं मजबूरी में, स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 हजार रुपए का रोजी रोजगार का अवसर बिहार में ही उनको करके दिया जाएगा। बहुत से लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, काफी प्रोमिनेंट नेम्स जो है वो भी देखा कि उन्होंने दूरी बनाई। चलिए नाम बताइए। आपके जो यात्रा पर निकले थे, क्या नाम है? आनंद मिश्रा। किसने बोला है कि पार्टी छोड़ दी?